नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। हिस्ट्री सीरीज को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट कर रहे हैं। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सारे ही एग्ज़ामों के दृष्टिकोण से ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि इनमें उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मोस्ट रिलेवेंट है। आज का पहला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कुई शब्द किससे संबंधित है? जो भी ये शब्द है इसका संबंध बताना है। इसका संबंध हो जाएगा यहाँ पे जनजातीय भाषाओं से। प्रत्येक जनजाति की अपनी भाषा और एक अपना भाषा परिवार होता है, और एक ही भाषा बोलते हुए प्रत्येक कबीले की एक अलग यहाँ पे बोली भी होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल से बताने की कोशिश करूँ, यहाँ पे हिंदी हो गया, तो हिंदी के रूप में देखा जाए तो कई बोली अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पे इसकी बोली ही जाती है। अब ऐसे ही है, जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे हल्बी है। यह इंडो आर्यन भाषा है, और वर्तमान में देखा जाए तो जो भी ट्राइब वाला इलाका है, जैसे कि मध्य प्रदेश, इसके अलावा महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, इन सारे क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में जो ट्राइब लोग हैं उनके द्वारा बोली जाती है। अब ये जो हल्बी है, ध्यान रखिएगा, यह एक भाषा के रूप में मौजूद है, और इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट जो बोलियां हैं जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों में ट्राइब के द्वारा बोली जाती हैं। अधकुरी, बस्तरी, चंदरी, गचिकोली, महरी, मुरियाद, सुंडी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक वैसे ही तरीके से यहाँ पे हो है। यहाँ पे हो जो जनजातीय भाषा है, यह ऑस्ट्रो एशियाई भाषा के रूप में मौजूद है। देखा जाए तो वर्तमान में झारखंड हो गया, झारखंड के साथ साथ यहाँ पे उड़ीसा हो गया। उड़ीसा में यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट मौजूद है, जैसे कि मयूरभंज, केंझर जिला। साथ में वेस्ट बंगाल हो गया, बांग्लादेश हो गया। उन सारे क्षेत्रों में देखा जाए तो 10 लाख से अधिक जनजातियों के द्वारा ये भाषाएं बोली जाती है। इसकी महत्वपूर्ण बोलियां हैं, जैसे कि एक यहाँ पे होता है लोहारा, और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा चाईबासा ठाकुर मुंडा। तो आप लोग देख पा रहे हैं जो भी यहाँ पे बोलियां हैं वो किसी न किसी स्थल से ज़रूर ही डिपेंड करता है। जिन स्थलों में यहाँ पे लोग रह रहे हैं उसी स्थल का भी नाम दे दिया जाता है बोलियों के रूप में। जैसे कि चाईबासा है, वैसे ही तभी मैंने मेंशन किया बस्तरी, चंदरी, तो सब कोई न कोई क्षेत्र का ही यहाँ पे नाम है। यह बिहार में देवनागरी लिपि और उड़ीसा में देखा जाए जो हो भाषा है, बिहार में देवनागरी लिपि में और उड़ीसा में उड़िया लिपि में लिखी जाती है। तीसरे नंबर पे है यहाँ पे कुई। यह एक दक्षिण द्रविड़ भाषा है और कांधों द्वारा बोली जाती है। यह ज़्यादातर देखा जाए तो जो दक्षिण के लोग जो उड़ीसा के क्षेत्रों में या उत्तर के क्षेत्रों में आके बसे हुए हैं उनके द्वारा भी ये बोलियां बोली जाती है, और इसको भी उड़िया लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा डी। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मिताक्षरा है, एक है यहाँ पे मिताक्षरा और दूसरा है यहाँ पे दायभाग। इन्हीं चीज़ों पे आपको बेसिकली ध्यान देना है। क्या है ये हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। पहला स्टेटमेंट है मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दायभाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। सबसे पहले जान लेते हैं कि मिताक्षरा क्या है और दायभाग क्या है, तब जाके समझ में आएगा। तो देखा जाए यहाँ पे तो विज्ञानेश्वर काफ़ी फेमस व्यक्ति रहे हैं। विज्ञानेश्वर के द्वारा याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई जो टीका है, इसी टीका का नाम है यहाँ पे मिताक्षरा। और मिताक्षरा में क्या है ध्यान रखिएगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पे संपत्ति के अधिकार के लिए कानून की सर्वमान्य पुस्तक है, यही है मिताक्षरा। और मिताक्षरा जो है, ठीक है, देखा जाए तो
भारत के अधिकांश क्षेत्रों में यह लागू होती है। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में लागू होती है। वहीं पार्टिकुलरली कुछ क्षेत्रों में जो लागू होती है उसका नाम है दायभाग। दायभाग लगभग माना जाता है कि ये मध्यकाल के समय आया हुआ था। दायभाग देखा जाए तो अभी वर्तमान में बंगाल हो गया, बिहार, असम, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में लागू किया जाता है। अदरवाइज पूरे भारत में देखा जाए तो बड़े स्तर पे मिताक्षरा को ही यहाँ पे लागू किया जाता है। तो दोनों का जो संबंध है संपत्ति के अधिकार के लिए कानून की सर्वमान्य पुस्तक के रूप में ही यहाँ पे, इसीलिए इसमें जाति भेद या ऊंची जाति नीची जाति से संबंधित इसका कोई संबंध नहीं है, सिर्फ यहाँ पे संपत्ति के हस्तांतरण से इसका संबंध है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पे मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। मिताक्षरा व्यवस्था में पिता के जीवित रहते पुत्र की संपत्ति में अधिकार का दावा कर सकता था। इस कानून के तहत जैसा कि देखा जाए आज वर्तमान में हिंदू उत्तराधिकार जो संशोधन जो कानून था 2005 में जिसे लाया गया था, तो कहीं न कहीं देखेंगे तो अगर ये संशोधन लाया गया, हिंदू तो उत्तराधिकार कानून यहाँ पे लाया गया, तो ये मिताक्षरा व्यवस्था से ही आप इसे लिंक कर सकते हैं। और पुत्र जन्म से पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त करता ही करता है मिताक्षरा व्यवस्था के अंतर्गत। लेकिन दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के पश्चात, ध्यान रखिएगा, पिता की मृत्यु के पश्चात ही पुत्र उसकी संपत्ति पर दावा कर सकता है, पिता के जिंदा रहते हुए नहीं। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे देखा जाए तो बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है यहाँ पे मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के साथ पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दायभाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्य दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। तो यहाँ पे हमने अभी समझा कि इसका संबंध किससे है। यहाँ पे पूरी तरीके से जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। तो यहाँ पे कोई जेंडर या फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं है। मिताक्षरा और दायभाग स्त्री पुरुष दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करते ही करते हैं। तो इसीलिए ये तीसरा भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, केवल और केवल 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि संत फ्रांसिस जेवियर कौन थे। संत फ्रांसिस जेवियर का जन्म स्पेन का एक जगह है जिसका नाम है यहाँ पे जेवियर, जेवियर यहीं पे हुआ था। और वे संत इग्नेशियस के मित्र थे और उन्होंने उनके साथ मिलकर ही यहाँ पे जेसुइट संघ की स्थापना की थी। जेसुइट संघ की स्थापना की हुई थी और मिशनरियों के जो संरक्षक संत और जेसुइट संघ कह सकते हैं, ऑर्डर यहाँ पे, इसके संस्थापक सदस्यों में से एक संत फ्रांसिस जेवियर ने लगभग 1500 ईस्वी के दौरान पूरे एशिया में एक तरीके से कह सकते हैं कि धर्मांतरित होने की यहाँ पे मांग की कि सारे के सारे लोग किस में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पे ईसाई में कन्वर्ट हो जाए। तो संस्थापक सदस्यों में से एक थे और इसका उद्देश्य था पूरे विश्व को एक तरीके से धर्मांतरण की मांग करना। तो स्वाभाविक सी बात है भारत में भी इंसान आएंगे ही आएंगे। 6 मई 1542 को यह गोवा पहुंचा, भारत पहुंचा और अगले 12 वर्षों में देखा जाए तो फ्रांसिस ने विदेशी मिशनरियों की एक श्रृंखला का नेतृत्व किया। मुख्य रूप से उस समय के जो पुर्तगाली जो साम्राज्य था, ठीक है, जैसे मोजाम्बिक में, मलक्का, विशेष रूप से गोवा में, तो उन सारे जगहों पे इन लोगों के द्वारा यहाँ पे जाया गया। देख पा रहे दूसरा स्टेटमेंट है संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा उन्हें समर्पित एक गिरजाघर भी है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा ये आदमी नेतृत्व कर रहा है धर्मांतरण करने की पूरे विश्व की। तो इसी दरमियान इधर जापान के तरफ देखेंगे, जापान और
बुर्निया मुलुकुन द्वीप समूह की यात्रा भी इनके द्वारा यहाँ पे किया गया। और इसी क्रम में माना जाता है कि 3 दिसंबर 1552 को चीन के सेंगुचुआन द्वीप पे, चीन के सेंगुजिवान द्वीप पर 1552 के आसपास इनकी मृत्यु हो गई। और वहीं पे, ठीक है, मतलब वहाँ पे दफनाया नहीं गया, वहाँ से लाया गया, भारत लाया गया और 1553 ईस्वी में इनको गोवा में दफनाया गया, जो कि समुद्री मार्ग था। 3 दिसंबर 1552 को मृत्यु हुई थी, तो इनको लाने में समय लगा। 1553 में इनको गोवा में लाया गया और गोवा में दफनाया गया। तो इसीलिए गोवा में प्रति वर्ष 3 दिसंबर को संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट करेक्ट होगा, पहला और तीसरा करेक्ट है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक यहाँ पे पहुँच गया था। बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। मंगोले के महान नेता के रूप में जो चंगेज खान था, चंगेज खान ने पर्सिया पर आक्रमण किया, जिसे ईरान बोला जाता था। उसके शासन या फिर उसके शासक अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारिज्म शाह का जो साम्राज्य था, पूरी तरीके से जब इसने ईरान पे आक्रमण किया तो उसको नष्ट कर दिया। और वहाँ का जो शासक जो था, जैसे भी मैंने मेंशन किया, ख्वारिज्म मोहम्मद ख्वारिज्म, भाग के वह, ठीक है, चला गया कैस्पियन समुद्र तट की ओर। और उसका जो बेटा था जलालुद्दीन मंगबरनी, मेडिवल में काफ़ी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा ही होगा। युवराज जो जलालुद्दीन मंगबरनी भारत की ओर सिंधु नदी के तट के तरफ भागा, जहां मंगोलों ने उसका पूरी तरीके से पीछा किया। उसने इल्तुतमिश से मंगोलों के विरुद्ध सहायता की अपील की, लेकिन इल्तुतमिश ने मना कर दिया। और चंगेज खान के आक्रमण के भय से इल्तुतमिश ने उसकी मदद करना स्वीकार नहीं किया हुआ था। तो इतिहासकारों के द्वारा इस चीज़ की सराहना भी की जाती है इल्तुतमिश को। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये तो होगा ही होगा, सही स्टेटमेंट है। दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। देखिए, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम लोग बात करें तो इसका टाइम पीरियड या फिर शासनकाल था 1325 से लेकर 1351 के बीच, दिल्ली का सुल्तान था। लेकिन तैमूर लंग के द्वारा भारत पे आक्रमण कब किया गया था? 1398 के आसपास यहाँ पे किया हुआ था। उसने सिंधु नदी को पार किया और मुल्तान पंजाब को तबाह किया ही किया। तो यहाँ पे कोई मैचिंग नहीं है, इसीलिए दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुँचा हुआ था। अब यहाँ पे देवराय द्वितीय का टाइम पीरियड है यहाँ पे 1442 से लेके 1446 के आसपास। और आपको भी पता है कि वास्को डी गामा भारत आया है 1498-99 में आया है, 1498 में केरल के तट पर पहुंचा हुआ था। तो यहाँ पे भी वैसा कोई मैच नहीं है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल और केवल एक। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हिस्ट्री में, मतलब जो बार बार लगता है कि नहीं रट के ही आपको काम चलाना होगा, यहाँ रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी किया होगा तो आसानी से आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे देख पा रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन का दूसरे में ही एलिमिनेट हो सकता है, कोई लिंक ही नहीं है। तीसरे क्वेश्चन का तीसरे में ही एलिमिनेट हो सकता है, कोई लिंक ही नहीं है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड है बुर्जहोम शैलकृत देव मंदिर, ये तो सीधे सीधे गलत हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बुर्जहोम का जो संबंध है कश्मीर से हो जाएगा, कश्मीर से। और यह एक नौपाषाणकालीन स्थल है जहाँ पे गर्तावास का साक्ष्य मिला हुआ है। लोग गड्ढों में रहते थे, आग जला के रखते थे, आखेट वगैरह उस समय लोग किया करते थे। तो यहाँ पे दिया हुआ है शैलकृत देव मंदिर।
अभी लोग क्या है, इंसान एक तरीके से आदि मानव के रूप में यहाँ पे मौजूद है, तो उस समय वो मंदिर का निर्माण कैसे करेगा? तो पहला ही ठीक है, इलॉजिकल यहाँ पे है, गलत हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पे चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला। चंद्रकेतुगढ़ यह क्षेत्र है उत्तरी 24 परगना जिला, उत्तरी 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल में स्थित है। चंद्रकेतुगढ़ का जो उल्लेख है टॉलमी के द्वारा यहाँ पे गंगे रिदाई के नाम से किया गया है, और यहाँ की खुदाई में टेराकोटा, जिसको पकी मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, उसकी मूर्तियाँ मिली हुई है। और यह स्थल देखा जाए तो एंशिएंट एरा के दृष्टिकोण से काफ़ी रिच है। यहाँ पे मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, जो कि काफ़ी अच्छा खासा फला फूला था, और यहीं से गुप्तकालीन सोने और चांदी के सिक्के भी मिले हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब इन सारे क्षेत्रों में उस समय का साम्राज्य फैला हुआ था, तो कोई न कोई उसके जो साक्ष्य हैं, जैसे कि पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ से मिला ही मिला। तो दूसरा यहाँ पे सही होगा। तीसरा है यहाँ पे गणेश्वर ताम्र कलाकृतियाँ, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे गणेश्वर जो कि राजस्थान के सीकर जिला में है, और सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि राजस्थान में जो खेतड़ी है तांबे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसी के आसपास का ये इलाका है। और ताम्र कलाकृतियाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे, जहाँ तांबा मिलेगा वहीं तो यहाँ पे होगा, और राजस्थान का खेतड़ी से अच्छा भारत में और कौन जगह हो सकता है। तो यहाँ पे खुदाई की गई है, बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि तीर की नोक, भाला, चूड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन, छेनी, सारी वस्तुएं यहाँ से मिली हुई है। और यहाँ पे मुख्य रूप से हड़प्पा को ताम्र वस्तुओं की आपूर्ति यहाँ पे की जाती थी, हड़प्पा के लोगों को। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा, एक तो यहाँ पे गलत था, दो सही था, तो और तीसरा भी सही है। तो कौन से सही सुमेलित थे, 2 और 3? आंध्र प्रदेश में मदनमल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मदनपल्ली, यहाँ पे दिया पहला स्टेटमेंट कि पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया हुआ था, बिल्कुल यहाँ पे गलत है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली की यहाँ पे बात की जा रही है। पटाभी सीतारमैया ने यहाँ से आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरा है, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बंगला से अंग्रेजी में अनुवाद किया हुआ था। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ये बात है लगभग 1919 की, और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने अल्प प्रवासन के दौरान, ठीक है, उस समय भी लोग यहाँ वहाँ जाते थे, तो अल्प प्रवासन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने एक स्थान चुना था, जिस स्थान का नाम था थियोसॉफिकल कॉलेज। थियोसॉफिकल कॉलेज, इसका पूरा नाम था बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज, 1917 में स्थापित किया गया था। यह आंध्र प्रदेश में स्थित था। तो यहीं पे इन्होंने इस स्थान को चुना हुआ था अपने अल्प प्रवासन के दौरान, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इस समय इसके जो प्रधानाचार्य हुआ करते थे थियोसॉफिकल कॉलेज के, नाम पूछा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है, जेम्स हेनरी कनिज, जेम्स हेनरी कजिन। हो सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जेम्स हेनरी कजिन से कम्युनिकेशन अच्छा होता है ना, मतलब विचारों में समानता। तो वही थे, यहीं पे आके रुके हुए थे अपने अल्प समय के लिए। और जेम्स हेनरी कजिन की जो पत्नी थी, एक कह सकते हैं कि शिक्षाविद भी थी, मार्गरेट कजिन। यहीं पे मार्गरेट कजिन ने रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जो राष्ट्रगान था जनगण मन, ठीक है, यहाँ पे तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उसका अनुवाद किया ही किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो बंगाली कविता राष्ट्रगान का जनगण मन का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, जिसका भारत का सुबह गीत के रूप में किया गया था।
तो यहाँ पे जो मार्गरेट कजिन का जो रोल था, इसको यहाँ पे संगीतबद्ध किया, संगीतबद्ध किया। पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी। पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार इसने यात्रा की थी विजयनगर साम्राज्य की 1535 से 1537 के दौरान, और उस समय वहाँ का शासक था अच्युत देवराय। अच्युत देवराय का शासन था। नूनीज पूरे विजयनगर एरिया में घूमा और उसने पाया कि विजयनगर में स्त्रियों का बहुत सम्मान है। कुछ स्त्रियां मल्लयुद्ध, ज्योतिषी, भविष्यवक्ता, अंगरक्षिका, लेखिका, लिपिका, संगीतकार, भविष्यवाणी देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो उसने हर प्रकार की एक्टिविटी को विजयनगर साम्राज्य में मौजूद महिलाओं को देखा, और जब यहाँ पे फ्रीडम है, आज़ादी है महिलाओं को लेके, तो यहाँ पे कहीं न कहीं उस साम्राज्य के शासक का योगदान देना ही चाहिए, जिसमें कौन था, अच्युत देवराय। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा डी, 1, 2, 3 और 4। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। तो पूरा पूरा देखेंगे आप लोग तो ये सब गंगा घाटी का ही पूरा पूरा आपको क्षेत्र दिखाई देगा ये, ठीक है। इधर देखा जाए तो पटना से लेके धीरे धीरे राजधानी स्थानांतरित होते गई, पटना, इलाहाबाद, इधर कन्नौज, उसके बाद दिल्ली। तो यही पूछा जा रहा है, जो बेल्ट है इसमें आपको बता देना है, बहुत आसान सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। अब ये भी इसमें कंडीशन दिया गया है कि उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। तो पहला तो हो जाएगा यहाँ पे मगध के गुप्त, नंबर 1 है यहाँ पे मगध के गुप्त। चूँकि गुप्तों के पतन के बाद के गुप्त 7वीं शताब्दी की शुरुआत में मगध के शासकों के रूप में सफल हुए, और उन्होंने मगध सहित उत्तरी क्षेत्रों में कुछ हिस्सों पर शासन किया हुआ था। लेकिन गुप्तों के समय देखा जाए तो आगे चल के जो अयोग्य जो गुप्त थे, ठीक है, वे लोग सही तरीके से गुप्त साम्राज्य को चला नहीं पाए, और आगे चल के देखेंगे तो फिर गुप्तोत्तर काल की यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी। अर्थात मगध जो कभी केंद्र बिंदु हुआ करता था, धीरे धीरे कन्नौज की तरफ इसका महत्व होने लग जाएगा। कन्नौज एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे मालवा का परमार। तो मालवा तो इधर नीचे हो जाएगा, जबकि हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर की तरफ, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा कब्जे किए जाने से पहले 9वीं और 14वीं शताब्दी ईस्वी के बीच परमार वंश ने मालवा सहित भारत के पश्चिम और मध्य भागों पर, यही लगभग है, ठीक है, इधर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, मध्य भागों पर शासन किया हुआ था। तो दूसरा नहीं होगा। तीसरा है यहाँ पे थानेश्वर के पुष्यभूति, ये तो होगा ही होगा। थानेश्वर जो कि वर्तमान में हरियाणा का क्षेत्र है। पुष्यभूतियों ने 6ठी और 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान उत्तरी भारत के विभिन्न हिस्सों पर शासन किया। तो हर्षवर्धन का नाम तो काफ़ी है, ठीक है, यहाँ से। इसके बाद है यहाँ पे कन्नौज के मौखरी। कन्नौज के मौखरी जिसके राजा थे यहाँ पे गृहवर्मन, और हर्ष की बहन जो कि राजश्री थी, इसी का विवाह हुआ था यहाँ पे, लेकिन गृहवर्मन की हत्या कर दी गई थी। तो मौखरियों पे देखा जाए तो आगे चल के पुष्यभूति वंश का जो शासक जो हर्षवर्धन था, ठीक है, पूरी तरीके से इसको मर्ज कर लिया, मिला लिया, चूँकि इसकी बहन का साम्राज्य था और उसके पति को मार दिया गया था। उसके बाद है यहाँ पे देवगिरी के यादव। देवगिरी के यादवों ने भारत के पश्चिम भागों पे लगभग 12वीं से लेके 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक यहाँ पे शासन किया हुआ था। तो पश्चिम भाग में यहाँ पे किया हुआ है देवगिरी के लोग, लगभग इधर नीचे महाराष्ट्र के क्षेत्रों की तरफ थे, तो गलत हो जाएगा क्योंकि उत्तर पूछ रहा है। और वल्लभी के यहाँ पे मैत्रक हैं। वल्लभी के मैत्रक 5वीं शताब्दी के अंत से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक वल्लभी के मैत्रकों ने वर्तमान गुजरात के पश्चिम और उत्तरी भागों पर, अब यहाँ पे पश्चिम में और उधर उत्तरी भागों पर यहाँ पे शासन किया हुआ था।
वल्लभी के मैत्रक वंशी ध्रुव सेन द्वितीय से हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह किया हुआ था। तो यहाँ पे 6 को हम स्टार मार्क कर लेते हैं। अगर ऑप्शन में देखें तो तीसरा सही है। इसके अलावा तीसरा के साथ साथ, ठीक है, सॉरी, तीसरा नहीं होगा ना यहाँ पे, मगध यहाँ पे सही है, तीसरा सही है, 1 3 4 सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन से भी आपको देखना होगा, अर्थात छठा जो है इधर वल्लभी की जो मैत्रक है, अभी मैंने आपको बताया भी कि वल्लभी की जो मैत्रक हैं गुजरात के पश्चिमी भागों पे शासन के साथ साथ कुछ उत्तरी भागों पे भी शासन किया हुआ था, इसीलिए छठा को भी शामिल करना होगा। अर्थात करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी, 1 3 4 और 6। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है ये, है यहाँ पे धौलावीरा का क्षेत्र। धौलावीरा देखा जाए तो वर्तमान में गुजरात के कच्छ के रण में एक द्वीप है। इस द्वीप का नाम पूछा जा सकता है, कादिर द्वीप पर स्थित है। शहर में एक प्रभावशाली और अनूठी जल संरचना प्रबंधन प्रणाली मौजूद थी। और सबसे देखिए इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है ना कि जहाँ पे भारी मात्रा में अगर वर्षा होती है तो वहाँ पे जल प्रबंधन प्रणाली जितना बेहतर रहेगा, ड्रेनेज सिस्टम जितना अच्छा रहेगा, तो वहाँ पे पानी जल जमाव की स्थिति नहीं होगी। लेकिन इधर गुजरात के क्षेत्रों की तरफ तो देखा जाए तो बारिश वैसे ही कम होती है। हालांकि काठियावाड़ वगैरह में होता है बारिश, लेकिन ये तो पूरा पूरा देखा जाए तो कच्छ का क्षेत्र है, जो कि एक सूखा क्षेत्र भी आप कह सकते हैं। देखा जाए तो 150 सेंटीमीटर से भी इधर कम बारिश होती है, नियमित तो भी नहीं होती है, सूखे वाले एरिया में काउंट किया जाता है। तो वहाँ पे अगर उन लोगों के द्वारा, जो भी हड़प्पाई लोगों ने अगर एक बेहतरीन आप कह सकते हैं कि जल संचयन जो बनाया हुआ था, पूरा पूरा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत किया हुआ था, पत्थर से एकदम निर्मित किया था, और कई सारा वहाँ पे विशाल कुंड, बांध, नहर, तटबंध यहाँ पे मिल जाएगा। तो अपने आप में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ से देखेंगे तो स्टेडियम के अवशेष और 10 बड़े आकार के संकेताक्षर वाला भी लेख भी मिलता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए करेक्ट उत्तर है धौलावीरा। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए जो मुरैना के स्थित यहाँ पे दिया है, जो मुरैना है यहाँ पे मध्य प्रदेश में स्थित है। एक गांव है जिसका नाम है मितौली गांव। मितौली गांव, यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा 64 योगिनी मंदिर, जिसका निर्माण 1323 ईस्वी में कच्छपघात राजा देवपाल के द्वारा यहाँ पे कराया गया था। तो पहला स्टेटमेंट है, यह कच्छपघात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इसका निर्माण ही राजा देवपाल के द्वारा करवाया गया था। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। अब यही आपको समझना है कि अब जहाँ पे लगेगा, ठीक है, मतलब एकमात्र, केवल, सिर्फ, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। दूसरा स्टेटमेंट गलत इसीलिए हो जाएगा क्योंकि भारत में कई सारे जगहों पे वृत्ताकार मंदिर देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि हीरापुर, भुवनेश्वर स्थित 64 योगिनी मंदिर भी वृत्ताकार है। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 64 योगिनी मंदिर जो मुरैना के समीप स्थित है, सिर्फ और सिर्फ यही एक वृत्ताकार मंदिर है, कहना गलत होगा। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। अब तो ये पूरे तरीके से गलत है यहाँ पे, क्योंकि 64 योगिनी मंदिर देवी पार्वती का, ठीक है, मंदिर है, शैव संप्रदाय से बिलोंग करता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये गलत हो जाएगा। दिया है वैष्णव पूजा पद्धति। चौथा है, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। गोल है ना संसद भवन, पुराना संसद भवन की मैं बात कर रहा हूँ, सेंट्रल विस्टा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो माना जाता है कि 64 योगिनी मंदिर के वृत्ताकार रूप को संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में, ठीक है, देखा जा सकता है।
हो सकता है कि अंग्रेजों ने उस समय उसको आधार बना के, या फिर होता है ना कॉन्सेप्ट वहाँ से लिया हो। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 1 और 4 अर्थात सी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित है। संयोगवश पहला ही स्टेटमेंट सही है। अजंता की गुफाओं की एक चट्टान के किनारे को यहाँ पे बाद में काट दिया गया है, और वहीं से देखेंगे तो छोटा नदी जो वाघोरा नदी है, वाघोरा नदी एक यू आकार की घाटी बनाती है, इसीलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। अब सांची स्तूप कहाँ है और चंबल नदी घाटी कहाँ स्थित है, कोई मैचिंग नहीं है। क्योंकि सांची स्तूप देखेंगे तो बेतवा नदी के पश्चिम में और विदिशा से लगभग 8 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है, तो इसीलिए कोई मैचिंग नहीं है, बी गलत हो जाएगा। सी है यहाँ पे पांड्रू लेड़ा गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। यह नर्मदा नदी की घाटी में स्थित नहीं है, बल्कि यह कृष्णा नदी के घाटी में स्थित है, और सम्राट अशोक के एक दूत ने इसकी निर्माण करवाया हुआ था। लगभग 2000 साल पहले हुआ था। हालांकि उस समय मंदिर वगैरह देखेंगे तो बहुत अधिक अस्तित्व में नहीं था। मंदिर वगैरह का जो निर्माण है गुप्तों के समय बड़े रूप से दिखाई देगा। हो सकता है कि कुछ आकृति वहाँ पे बनाया हो और बाद में फिर उसका एक बड़ा रूप दे दिया गया हो। नेक्स्ट है यहाँ पे अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। तो अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित नहीं है। अमरावती स्तूप हो जाएगा यहाँ पे कृष्णा नदी की घाटी में स्थित है। और अमरावती स्तूप का भी निर्माण देखा जाए तो सम्राट अशोक के एक दूत ने यहाँ पे करवाया हुआ था, आज से लगभग 2000 साल पहले। और अमरावती स्तूप में सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें बुद्ध को एक नॉर्मल इंसान के रूप में दिखाया गया है, और उन्हें एक हाथी को वश में करते हुए भी दिखाया है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हो जाएगा ए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। आरकोट की निजामत का उदय हुआ। देखिए स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, समझने का आप लोग प्रयास करें। देखिए कर्नाटक जिसकी राजधानी थी, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि कर्नाटक की राजधानी क्या थी उस समय, आरकोट थी। आरकोट थी। पहले ये सारा का सारा क्षेत्र देखेंगे तो मुगलों के अंतर्गत ही यहाँ पे आता था। मुगल दक्कन का एक सूबा था, और इस प्रकार देखा जाए तो यह हैदराबाद का जो क्षेत्र था, हैदराबाद का जो निज़ाम था, इसी के अंतर्गत यहाँ पे आता था। लेकिन आपको ध्यान रखना है, लेकिन जिस प्रकार निज़ाम ने अपने आप को दिल्ली की मुगल सरकार से स्वतंत्र कर लिया था, उसी प्रकार कर्नाटक का जो उप सूबेदार था उसने भी दक्कन के निज़ाम से अर्थात हैदराबाद के निज़ाम से अपने आप को सेपरेट कर लिया था, इधर स्वतंत्र कर लिया था। इस प्रकार कर्नाटक का जो नवाब था सदातुल्ला खान ने अपने भतीजे दोस्त अली को अपनी गद्दी सौंपी हुई थी। तो आप लोगों ने यहाँ पे कई सारा युद्ध देखा भी होगा, कर्नाटक का युद्ध, जिसमें अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी भी बाहरी से मतलब सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे मौजूद थे। कई सारे नाम इसमें देखने के लिए मिल जाएगा आपको। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का दिया हुआ है यहाँ पे, एक सेकेंड, कि हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। तो देखिए गलत नहीं होगा मेरे ख्याल से। देखिए मैंने बताया कि हैदराबाद से ही एक कर्नाटक निकला हुआ है, आरकोट निकला हुआ है, तो सही होगा। ठीक है, इसको गलत नहीं मान सकते हम लोग, सही ही मानेंगे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही होगा। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है। वोडियार वंश के तहत जो कि एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा हुआ था। शुरू में विजयनगर साम्राज्य के एक जागीरदार के रूप में यहाँ कार्य कर रहा था। आगे चल के यहीं पे देखा जाए तो हैदर अली, टीपू सुल्तान जिसके शासकों के नेतृत्व में काफ़ी मजबूत हुआ था। रुहेल
खंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्रों से हुआ था। ये भी देखा जाए तो देखिए पूरी तरीके से कथन सही नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र से हुआ था, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जब नादिर शाह का भारत में आक्रमण होगा तो उसी समय आपको पता है कि मुगल सम्राट धीरे धीरे पतन की ओर उन्मुख हो जाएगा, प्रशासन पूरी तरीके से चरमरा जाएगा। तो मुगल प्रशासन के संकट काल में अली मोहम्मद खान ने रुहेलखंड नाम से, इसी से सेपरेट करके रुहेलखंड नाम से एक नए राज्य का गठन किया, जो उत्तर में कुमाऊं की पहाड़ियों तथा दक्षिण में गंगा तक विस्तृत था। आरंभ में इसकी राजधानी बरेली थी, बाद में रामपुर हो गई, रामपुर में स्थानांतरित कर लिया गया। तो जो भी आसपास का क्षेत्र है संघर्ष चलते ही रहता था, जैसे कि इसका संघर्ष दिल्ली, अवध, जाट राज्य से लगातार चलता था। और अहमद शाह दुरानी ने 1748 के आसपास भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए यहाँ पे अहमद शाह दुरानी से बहुत अधिक इसका कोई ज़्यादा मैच नहीं है, तीसरा गलत हो जाएगा। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 और 2। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों को किस रूप में याद किया जाता है? इनको याद किया जाता है आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में। चूँकि 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाही जो भी लोग हैं यहाँ पे देख पा रहे, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, इन पर सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। लेकिन उनका बचाव करने के लिए आ गए 3 लोगों का नाम याद रखिएगा। नेहरू के साथ साथ पूरा इनका ग्रुप आ गया, जैसे कि नेहरू के साथ साथ देखेंगे तो भूला भाई देसाई, तेज बहादुर, सप्रू, सब यहाँ पे आ गए। और माना जाता है कि इसमें जो इन तीनों को मृत्यु दंड का सज़ा सुनाया गया था कोर्ट मार्शल के तहत, लेकिन उसमें वाइस राय था, वेवेल था, और जन भावनाओं की कद्र किया उसने, और जन भावनाओं की भावना को देखते हुए मृत्यु दंड को इसने क्षमा कर दिया था। इनमें से कौन सचिव के रूप में हिंदू महिला स्कूल से संबंध थी, जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाने लगा? कौन सचिव के रूप में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिंदू महिला स्कूल से संबंध थे या थी, जो भी है। इसमें देखिएगा तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ईश्वरचंद विद्यासागर। हिंदू महिला स्कूल की जो स्थापना की गई थी जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथ्यून से हुई थी। काफ़ी लंबा नाम है तो इसीलिए बेथ्यून ही बोला जाता है। वर्ष 1849 में हिंदू महिला स्कूल के रूप में शुरू किया गया था इसी के द्वारा, और इसका नाम बदल के 1856 में बेथ्यून कर लिया गया, बेथ्यून कर दिया गया। और 1856 में सरकार ने हिंदू महिला स्कूल का कार्यभार संभाल लिया, जिसे बाद में बेथ्यून स्कूल का नाम दिया गया था। और इसके बाद स्कूल की प्रबंध समिति का गठन किया गया था, और जब स्कूल का प्रबंध मैनेजमेंट के लिए जब समिति का गठन किया गया था तो इसके जो सचिव थे, सचिव बनाए गए यहाँ पे ईश्वरचंद विद्यासागर को। और आगे चल के अगस्त 1878 तक आते आते बेथ्यून स्कूल को गंगा महाविद्यालय के साथ मर्ज कर दिया गया, गंगा महाविद्यालय के साथ मर्ज कर दिया गया था, जिसकी स्थापना मिस एनेड एक्रोएड ने दुर्गादास या फिर दुर्गा मोहन दास द्वारा, या फिर द्वारकानाथ गांगुली, आनंद मोहन बसु, ऐसे 3 लोग इसमें शामिल थे इसको सपोर्ट करने के लिए। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? तो बहुत सिंपल है यहाँ पे। जैसे सबसे लोवेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे गांव है, कई गांव को मिला के परगना बन जाएगा, कई परगना को मिला के सरकार बन जाएगा, और कई सरकार को मिला के यहाँ पे सूबा बन जाएगा। ऐसे समझने का प्रयास करिए कि जैसे ये हो, यहाँ पे हो जाएगा सूबा,
अब यहाँ पे देखेंगे सूबा, ठीक है, तो फिर इसी के कई सारे क्षेत्रों को काट के आप सरकार बना सकते हैं, और इसी के क्षेत्रों को जो सरकार है इसको आप काट के, ठीक है, परगना बना सकते हैं, और इसी परगना में यहाँ पे कई सारा क्या हो सकता है, गांव हो सकता था, मतलब गांव हो सकता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे चलता था मुगल साम्राज्य के अंतर्गत। और इसकी प्रशासनिक संरचना देखा जाए मुगलों की तो अत्यधिक केंद्रीकृत थी। इसमें कई सारे इतिहासकार हैं जैसे कि इरफान हबीब, अतहर अली जो कि इसके केंद्रीकृत संरचना को बताया जाता है कि कैसे ये लोग कार्य करता था। तो सबसे ऊपर है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपर यहाँ पे हो जाएगा सूबा। सूबा यानी प्रांत, प्रदेश कह सकते हैं। और उसके बाद है यहाँ पे सरकार, यानी वर्तमान में देखा जाए तो सरकार का संबंध आधुनिक तहसील अनुमंडल हो जाएगा। और परगने का जो विभाजन किया गया था, ठीक है, गांव में किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो सबसे छोटी इकाई गांव ही हुआ करती थी। तो आसान है, यहाँ पे देख पा रहे गांव, परगना, सरकार, उसके बाद सूबा। सरकार सूबा में बहुत कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सूबा यहाँ पे बड़े लेवल पे आएगा। इनमें से कौन अंग्रेज में अनुदित प्राचीन धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है? आसान सा जवाब है इसका, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी। सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन उपनिषदों और अन्य शास्त्रों से संस्कृत के भजन और गीतों का अनुवाद था, और इसका अनुवाद गांधी जी ने यरवदा जेल में जब वे अपनी सज़ा काट रहे थे, जब उनको कैद करके यहाँ पे रखा गया था, तो उसी समय इन्होंने किया हुआ था मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। इसमें एक अन्य संपादक थे, इसका नाम पूछा जा सकता है, जैसे बार बार मिलर का नाम पूछता है जो पत्रकार था, जॉन एस होयलैंड। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। ए से अखिल, ठीक देख पा रहे हैं यहाँ पे, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति यहाँ पे हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को। तो यहाँ पे एक करेक्ट होगा, एक करेक्ट है तो बाकी तो सब यहाँ पे गलत ही होना चाहिए। वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया था, देखिए, लेकिन ये उस समय नहीं किया गया था, यह किया गया था 8 अगस्त 1940 को। 1940 को उस समय वायसराय था लिनलिथगो। अगस्त प्रस्ताव नामक एक प्रस्ताव रखा जिसमें अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने हेतु कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया था, मतलब करने का प्रस्ताव रखा गया था। तीसरा है यहाँ पे 7 प्रांतों ने कांग्रेस मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दिया। त्यागपत्र कब दिया गया था? जब यहाँ पे हिटलर के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध की यहाँ पे शुरुआत कर ली गई थी, तो अंग्रेजों ने कांग्रेस मंत्रिमंडलियों से पूछे हुए यह डिक्लेयर कर दिया था कि भारत जो है ब्रिटेन के साथ है, मित्र राष्ट्रों के साथ है। तो इसी के वजह में देखा जाए तो कांग्रेस के 7 प्रांतों में यहाँ पे मंत्रिमंडलियों ने यहाँ पे त्याग पत्र यहाँ पे दे दिया था 1939 का ये, ठीक है, बात है 1939 में। क्रिप्स प्रस्ताव ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण अधिराज्य पद वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। क्रिप्स प्रस्ताव देखिए आया है 1942 में, और जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के लिए पूर्ण प्रभुत्व का दर्जा देने का यहाँ पे, ठीक है, वादा किया हुआ था। तो यहाँ पे दिया हुआ अधिराज्य पद वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, डोमिनियन स्टेट की बात कर रहा है, तो गलत ही होगा ये। सी गलत है, बी गलत है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुष्टि की गई। तो पहला देखिए यहाँ पे गलत हो जाएगा, कह रहा है कि 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए, और ये जो सभी लगा हुआ है यही गलत है। 1919 के मॉन्टेग्यू सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं की मताधिकार की संस्तुति नहीं की गई थी।
चूंकि 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतीय परिषदों को महिलाओं को मताधिकार देने के नियम बनाने के लिए कहा गया था, और जो नियम बनाने के लिए कहा गया था उसका कोई न कोई क्राइटेरिया था, जैसे कि संपत्ति, आय, शिक्षा। तो यहाँ पे सभी महिला तो इसमें शामिल नहीं होगी ना, गलत हो जाएगा ये। और आगे चल के देखेंगे तो उसी आधार पे 1919 के आधार पे ही यहाँ पे, जैसे कि 1919 में मद्रास शहर में, 1920 में त्रावणकोर में, 1921 में बम्बई और मद्रास प्रांत में सीमित मात्रा में महिलाओं को मताधिकार यहाँ पे दिया गया था। लेकिन डिमांड किया गया गोलमेज सम्मेलन के दौरान भी यहाँ पे महिलाओं की उम्र 21 वर्ष करने की सिफारिश की गई थी कि सबको यहाँ पे दिया जाए। तो दूसरा स्टेटमेंट है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। 1935 के अधिनियम में और अधिक महिलाओं को मताधिकार मिला, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मताधिकार लगभग अभी भी टोटल का 2.5% तक ही सीमित था। उनके लिए संप्रदाय के आधार पर विधानमंडल में स्थान आरक्षित किया गया था, यद्यपि वे किसी भी अनारक्षित स्थान पर चुनाव लड़ सकती थी। जैसे कि आज होता है ना, यहाँ पर किसी भी क्षेत्र को अगर रिजर्व किया जा रहा है तो उसमें तो लड़ेगा ही लड़ेगा, लेकिन बाकी जो अनरिजर्व क्षेत्र है वहाँ पे भी वो चुनाव लड़ सकता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पहले से चला आ रहा है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल और केवल 2। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? ये लोग क्या है यहाँ पे, पूरा पूरा ये लोग नाटकार है, ध्यान रखिएगा, नाटकार। जैसे कि नंबर 1 बात करते हैं हम लोग भवभूति की। 8वीं सदी के विद्वान भवभूति संस्कृत में लिखे अपने नाटकों और कविताओं के लिए विख्यात है, और उनके द्वारा लिखित नाटक मालती माधव काफ़ी प्रसिद्ध है, मालती माधव। और उन्हें कनौज के राजा यशोवर्मन का दरबारी, यशो जो वर्मन था उसका दरबारी कभी भी माना जाता है। उसके बाद है यहाँ पे हस्तिमल। हस्तिमल होयसल राजाओं के अंतर्गत रहने वाले एक जैन नाटकार थे। जैन नाटकार थे जो दिगंबर जैन कथाओं को आधार बनाकर संस्कृत में नाटक लिखते थे, और उनके द्वारा कई नाटक लिखे गए, जिसमें 4 नाटक बहुत फेमस है। पहला है मैथिली कल्याण, विक्रांत कौरव, दूसरा है विक्रांत कौरव, तीसरा है यहाँ पे अंजना पवनंजय, और चौथा है यहाँ पे सुभद्रा। तो सबका ध्यान रखेंगे आप लोग। और एक और नाम है यहाँ पे क्षेमेश्वर भी एक नाटकार है, इनके द्वारा जो फेमस नाटकार लिखा गया चंड कौशिक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया था। क्या ये गलत है कि सही? देखिए स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि 17 नवंबर 1999 को 17 नवंबर 1999 को पहली बार यूनेस्को ने 21 फरवरी को, ये डेट ध्यान रखेंगे आप लोग, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया था, और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अपने प्रस्ताव द्वारा यहाँ पे अपना लिया गया था। तो यहाँ पे दिया क्या है, यूनिसेफ के द्वारा दिया गया है, जबकि ये हुआ किसके द्वारा है, यूनेस्को के द्वारा। गलत है। पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। बिल्कुल करेक्ट है। 7 मई 1954 को मुस्लिम लीग के समर्थन से पाकिस्तान की संविधान सभा ने बांग्ला भाषा को राजभाषा का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया। 29 फरवरी 1956 को पाकिस्तान के पहले संविधान के अनुच्छेद 214 इसका जो सब आर्टिकल 1 में उर्दू के साथ बांग्ला भाषा को भी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो दूसरा करेक्ट है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी।
17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित किया गया था? देखिए भरूच है, चिकाकोल है, इसके अलावा है तिरुचिरापल्ली। तो भरूच में किया गया था। सर थॉमस रो ने जहांगीर से अनुमति लेके, जैसे कि अहमदाबाद, भरूच, आगरा में फैक्ट्रियों की स्थापना की गई थी, लेकिन बाकी जगह नहीं था। चिकाकोल और तिरुचिरापल्ली में यहाँ पे नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना नहीं था। तो 2-3 गलत है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल और केवल 1।